अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो गुज़िश्ता 8 दिनों से मुज़ाकरात जारी हैं, उसका आखिरी रोज़ है और कल हमें पता चल सकेगा कि क्या ये जो मेक और ब्रेक पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हैं, ये कामयाब होते हैं या नहीं। जो पाकिस्तान की इस वक्त मौशी सूरत हाल है, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो हर सूरत में कामयाब हों, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के जो दिवालिया होने के चांसेस हैं वो सिर्फ बढ़ नहीं जाएंगे बल्कि शायद पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया ना जा सके। लेकिन अगर ये प्रोग्राम बहाल होता है और पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करने का फैसला होता है तो उसके लिए पाकिस्तान को कड़वी गोली नहीं बल्कि मेरे ख्याल में जहर की गोलियां खानी पड़ेंगी, खास करके पाकिस्तान की आवाम को। ऑलरेडी हमने देखा है कि आईएमएफ का जो वफद है उसको पाकिस्तान बुलाने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। जो इसहाक डार साहब का एक ऑब्सेशन था कि रुपए की कदर को मसनूई तौर पर एक जगह पे रखा जाए, वो जो पॉलिसी है पाकिस्तान को तर्क करना पड़ी, जिसके नतीजे में हमने देखा कि रुपए की कदर में कैसे गिरावट हुई, उसके नतीजे में महंगाई में इजाफा हुआ। फिर वक्त से पहले ही पाकिस्तान को तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और आगे जो रिव्यू आएगा जो तेल की कीमतों में रद्द-बदल की बात होगी तो फिर भी तेल की कीमतों में इजाफा होगा। इसी तरह से पिछले महीने जो महंगाई की शरह रही, वो पाकिस्तान में जो 48 साल का रिकॉर्ड है, वो टूटा और अगर पाकिस्तान और आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो जाता है, तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर महंगाई जो है वो थमने नहीं वाली। अब इस स्टेज पर हम पहुंचे क्यों? इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिबेट होती भी रही है। इसमें जो मेरे ख्याल में किसी एक को पिन पॉइंट करना कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उससे कतई नज़र कुछ जो पाकिस्तान की मिस कैलकुलेशन रही, ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में ये पहला मौका नहीं था कि उसके ऊपर इस तरह का मौशी बहरान आया। माजी में एक तारीख है कि शायद हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मौशी बहरान, खास करके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, वो हमेशा रहा है। यानी कि जो अदायगियों का बैरूनी जो अदायगियों का तवाज़ुन है, वो हमेशा पाकिस्तान में ख़राब ही रहा है, क्योंकि हमारी जो बरामदात हैं वो कम हैं दरामदात के मुकाबले में, और जो बैरूनी सरमायाकारी है वो भी उस तरीके से नहीं है जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होनी चाहिए। और नतीजा उसका क्या निकलता है कि हर कुछ अरसे के बाद जब हमें डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस गैप को पूरा करने के लिए हमारी पहली कोशिश तो ये होती है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के पास जाएं, उनसे पैसे उधार लें और वक्ती तौर पर वो जो क्राइसिस है उससे निपटा जाए। और अगर दोस्त ममालिक से मदद के बाद भी प्रॉब्लम्स हल ना हो तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो आईएमएफ के पास जाए। और जब आईएमएफ के पास आप जाते हैं तो आईएमएफ जाहिर है कि आपको बगैर शराइत के पैसे नहीं देता। और वक्त गुजरने के साथ साथ जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान शायद दुनिया का ये वाहिद मुल्क है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास कि 22 या 23 जो प्रोग्राम है हम मरतबा हम आईएमएफ के पास जा चुके हैं। शायद अर्जेंटीना, मेरे ख्याल में अर्जेंटीना को भी हमने अब पीछे छोड़ दिया है। अब इतनी दफ़ा जब आईएमएफ के पास आप जाते हैं बार बार, उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है, वहाँ पे भी एक अर्ली 90s में क्राइसिस आया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। उस वक्त मनमोहन सिंह जो बाद में भारत के वज़ीर आज़म बने, वो वज़ीर ख़जाना थे, तो उन पर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया तो वो आईएमएफ के पास गए और वो वाहिद प्रोग्राम था भारत जो आईएमएफ के पास गया। लेकिन उन्होंने उस आईएमएफ के प्रोग्राम को यूज़ किया एज एन अपॉर्चुनिटी, और जो बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी, जो इस्लाहात थी, उन्होंने की। उन्होंने अपनी मईशत को खोला, उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, और आज जो भारत की जो मईशत जिस तरीके से ग्रो कर रही है, उसमें बहुत बड़ा जो किरदार है वो उसी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी जो मनमोहन सिंह वज़ीर ख़जाना थे, जब जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी, और दोबारा फिर जो भारत है वो आईएमएफ के पास नहीं गया। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बरक्स हमेशा जो आईएमएफ के साथ वादे तो किए, कमिटमेंट्स की, लेकिन उसके बरक्स हमेशा हमने फिर उससे बैकआउट किया। और नतीजा क्या निकला कि आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब आईएमएफ जो है हम पर किसी भी तरह से एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो पैसे देने से पहले ये उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उन शराइत के ऊपर अमल करे। अब जो मैं आज आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस जो स्टेज पर अब पहुंचा है
کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی شرائط ہیں ان کو مانیں. اگر آئی ایم ایف آپ سے کہے کہ آپ نے زہر کھانی ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو زہر کھانی پڑے گی. اب یہ ہوا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بہت عرصے سے، اور ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، میرے خیال میں ہمیں اپنے دوستوں کو الزام بالکل نہیں دینا چاہیے. ماضی میں ہمارے دوستوں نے مشکل حالات میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. اس میں سعودی عرب سر فہرست ہے. وہ 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہوں، اس کے بعد کے پاکستان کے اندر فائنینشل کرائسس ہوں، ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی. چین دوسرا پاکستان کا دوست ملک ہے جس نے مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی. یو اے ای، قطر بھی اس میں شامل ہے. لیکن اب یہ جو مختلف ہوا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ماضی میں یہ دوست ممالک ہماری مدد کرتے رہے. جو ابھی کا جو کرائسس ایوالو ہوا ہے، اصل میں جب مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کیا گیا اور ان کی جگہ پہ اسحاق ڈار صاحب آئے، تو ان کی جو پہلی پریفرنس تھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو بحال کروانے میں نہیں تھی. اسی لیے پروگرام جو ہے وہ ڈی ریل ہوا، اور وہ شاید اس خوش فہمی میں مبتلا تھے. اور میں آگے چل کے بتاؤں گا بھی کہ انہوں نے اپنی اس مایوسی کا اظہار کیا بھی ہے پرائیویٹ میٹنگز میں، کہ وہ جب وزیر خزانہ بنے تو ان کو بہت زیادہ امید تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں جائے بغیر وہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں. اور ان کا خیال تھا کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں سعودی عرب اور چین، وہ پاکستان کی مدد کریں گے. اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے کئی بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، جیسے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عرب اور چین نے دونوں نے ممالک نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پاکستان کو $13 ارب کا ایک نیا فائنینشیل بیل آؤٹ پیکج دیں گے. $13 ارب. اور اس $13 ارب میں سے کچھ جو تھا وہ رول اوور کرنا تھا، جو سعودی عرب سے ہم نے قرضہ لیا تھا کہ اس کی پیمنٹ میں تاخیر کی جائے. اور ان دونوں کو ملا کے کوئی سعودی عرب اور چین نے پاکستان کو نیا $5.7 ارب کا نیا قرضہ دینے کی کمٹمنٹ بقول جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے دی تھی. لیکن وہ جو پیکج ہے وہ آج تک نہیں آیا. کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر آرمی چیف بننے کے بعد پہلی دفعہ سعودی عرب گئے، وہاں پر ان کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد سعودی عرب کی طرف سے ایک بیان ضرور جاری ہوا کہ وہ اس وقت اس بات کے اوپر سٹڈی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو $2 ارب جو ہیں وہ کیش دی جائے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھوایا جائے، اور جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہے اس کو بڑھا کر $10 ارب کیا جائے. اب اس میں جو کیچ ورڈ تھا انہوں نے کہا کہ سٹڈی کیا جا رہا ہے، مین کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو چین ہے اس کی طرف سے اس طرح سے تو باقاعدہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، لیکن پرائیویٹ میٹنگز میں پاکستان کو وہ یہ یقین دہانی کراتے رہے کہ جو قرضہ وہ نیا بھی پاکستان کو دیں گے، اور جو کمرشل لونز پاکستان نے حالیہ مہینوں میں واپس کیے ان کی ری فائنینسنگ بھی کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ یو اے ای کے دورے پر گئے، اور وہاں پر جو $2 ارب کا یو اے ای کا جو قرضہ ہم نے دینا تھا وہ شاید مارچ کے اندر ڈیو تھی اس کی پیمنٹ، اس کو رول اوور کرنے کی درخواست انہوں نے ضرور ایکسیپٹ کی. پھر $1 ارب مزید دینے کی بات کی. اب یہ جو تمام پیسے ہیں، اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے رہے کہ بہت جلد آ جائیں گے. ایون کہ پچھلے مہینے یعنی کہ جنوری میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہیں پاکستان کو جنوری کے آخر میں مل جائیں گے. اور آج ہم فروری میں بیٹھے ہیں اور 8 فروری ہے، ابھی تک وہ پیسے پاکستان کو نہیں ملے. اور یہ جب سچویشن ہوئی، جیسے جیسے جو پاکستان کے دوست ممالک تھے چین اور سعودی عرب خاص کر کے، جو کمٹمنٹس جو بھی پاکستان کے ساتھ کی تھیں بقول اسحاق ڈار صاحب کے، جب وہ پوری نہیں ہوئی تو دوسری طرف پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے ان میں بتدریج کمی ہوتی گئی، اور پھر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی. اور جب یہ پیسے نہیں ملے تو پھر بالآخر جو یہ روپے کی قدر کو مصنوعی طور پر روک کے رکھا ہوا تھا اس کو مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑنا پڑا. پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. پھر جب یہ 2 سٹیپس لیے تو آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کے اندر آئی. اب جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے جب وہ وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تھا تو انہوں نے اس حوالے سے بہت بڑے بڑے بول بولے تھے کہ میں دیکھ لوں گا آئی ایم ایف کو، اور اس طرح کے بیانات دیے تھے. لیکن بالآخر ان کو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے سامنے ہی بیٹھنا پڑا، اور ان کی منتیں ترلے کرنے پڑیں کہ وہ اپنی جو شرائط ہیں وہ نرم کریں اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کریں. اب یہ جو ہے وہ بہت بڑی ناکامی تھی اسحاق ڈار صاحب کی، کیونکہ ان کو اسی وجہ سے لایا گیا تھا کہ وہ کوئی ایسا فارمولہ نکالیں گے،
कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं भी होता, तो जो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो इतने हो जाएँ कि जो रुपए की कदर है उसको एक ख़ास हद तक रखा जाए और IMF की जो सख्त शराइत हैं उनको भी ना मानना पड़े और पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन हो। लेकिन अब ये इत्तलात हैं, जो मेरी मालूमात हैं, कि बहुत ज़्यादा दबाव इसहाक डार साहब के ऊपर है और था, क्योंकि जब ये उनकी पॉलिसी कामयाब नहीं हुई, वो मीटिंग्स के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के अंदर भी यही बताते रहे कि जी बिल्कुल उनके पास एक रोड मैप मौजूद है और दोस्त ममालिक से पैसे ले करके और इधर-उधर से फाइनेंसिंग करके पाकिस्तान के जो मसाइल हैं मुआशी तौर पर और ख़ास करके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो उनको नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। लेकिन उनको मायूसी का सामना करना पड़ा और कुछ मुलाकातों में प्राइवेटली इसहाक डार साहब ने जब उनसे पूछा गया कि उनसे गलती कहाँ हुई, तो उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि उनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई। चीन और सऊदी अरब ने जो वादे किए थे, उन्होंने मायूसी के साथ ये कहा कि वो वादे इन दोनों ममालिक ने, दोस्त ममालिक ने पूरे नहीं किए, क्योंकि उनको ये तवक्को थी कि वो IMF के प्रोग्राम की बहाली का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले ही पाकिस्तान को ये जो फाइनेंशियल जो बेल आउट पैकेज है वो दे देंगे। लेकिन इन दोनों दोस्त ममालिक ने ऐसा नहीं किया। अब ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी इन्हीं दोस्त ममालिक के ऊपर तकिया करते रहे और एक लिहाज से है भी दुरुस्त। उसकी रीज़न ये है कि हम अपने दोस्त ममालिक से पैसे लेके जो ज़रूरी इस्लाहात करनी होती हैं, वो करते नहीं हैं। जो IMF के साथ कमिटमेंट करते हैं, उनको फिर पूरा नहीं करते और फिर हो क्या रहा है कि अब जो हम जो पहले अगर कर्ज़ा सऊदी अरब से लेट्स से कि 5 साल के बाद माँगते थे, फिर 3 साल पे वो पीरियड आ गया। फिर अब हालत ये आ गई है कि अब महीनों पे बात चलेगी कि हर 6 महीने के बाद हम कशकोल लेके कभी सऊदी अरब के पास, कभी चीन के पास और कभी कतर के पास आ जाते हैं। फिर दूसरा जो फैक्टर है, इसमें जो दुनिया के जो दोस्त ममालिक हैं या बाकी जो मुल्क हैं, उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है उनकी IMF के साथ और बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि आपने पाकिस्तान की मदद बगैर शराइत के करनी नहीं है और उस वक़्त तक नहीं करनी जब तक पाकिस्तान जो ज़रूरी इस्लाहात हैं, वो करता नहीं है। और एग्ज़ैक्टली अब यही हो रहा है कि सऊदी अरब और चीन ने अगर पाकिस्तान की अभी तक मदद नहीं की, बावजूद इसके कि उन्होंने पाकिस्तान को ये ज़रूर नारा लगाया था कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। इवन अब भी अगर इनके हुकाम से आप मिलें, तो वो ये कहते हैं पाकिस्तान की मदद करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो एक की शर्त है, वो यही है कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएँगे, उससे पहले आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। और यही वो वजह बनी कि अब पाकिस्तान उस जगह पे आके खड़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो IMF की तमाम जो शराइत हैं, वो माने और उसके बाद ही फिर जो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक वेकअप कॉल है और शायद खुद इसहाक डार साहब के लिए भी, जो वो मुल्क से बाहर रहे, 2017 में चले गए थे और अब जब वो वापस आए हैं, तो शायद वो 2013 से लेके 2017 वाला पाकिस्तान ही देख रहे थे। इस दौरान जो बहुत से जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो ओवरऑल दुनिया अब कैसे डील कर रही है, वो हालात बहुत बदल गए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना ने, अगर आपको याद हो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हाल ही में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब सऊदी अरब जो माज़ी में अपने दोस्तों और इत्तेहादियों को जो कैश दिया करता था बगैर शराइत के, वो पॉलिसी जो है उन्होंने तर्क कर दी है। वो ज़रूर अपने इत्तेहादी और अपने साथियों जैसे पाकिस्तान उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ममालिक जो ज़रूरी इस्लाहात हैं, वो भी अपने मुल्कों में करें। ख़ास करके वो कहते हैं कि जब सऊदी अरब जैसा मुल्क अपने शहरियों पर टैक्स लगा रहा है, जहाँ पे पहले तसव्वुर नहीं था टैक्स लगाने का, तो उनकी ये तवक्को है कि जिन दोस्त ममालिक की, जिन इत्तेहादी ममालिक की वो मदद करते हैं, तो वो भी अपने जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाएँ। जो लोग वहाँ पे टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लाएँ और वहाँ पर ज़रूरी इस्लाहात करें। तो मैसेज पाकिस्तान के लिए बड़ा वाज़ेह है कि अब जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, शायद मेरे ख्याल में ये भी कहना चाहिए कि ये हमारे हकीकी दोस्त ही हैं, कि वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि जो माज़ी का एक रेसिपी थी या जो माज़ी का हमारा फ़ार्मूला था, अब वो नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि ये जो हमारे दोस्त ममालिक ने हमें एक रियलिटी चेक दिया है, जो एक झटका दिया है, उससे हो सकता है कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ अभी लगता तो नहीं है। काबीना का साइज़ देखें, मज़ीद आज जो खबर आई
کہ معاون خصوصی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، اگر ہمارے حکمرانوں کا طرز حکمرانی دیکھیں تو ان کو دیکھ کے تو کم از کم لگتا نہیں ہے کہ شاید ہمیں اس وقت احساس ہے کہ ہم کس گھمبیر معاشی اس وقت صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے، آپشنز ہمارے پاس جاتے جا رہے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ IMF کا پروگرام ایون بحال بھی ہو جاتا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے آگے کافی مشکلات آنے والی ہے، ایک طوفان ضرور تھمے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔